हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ एलएलबी थर्ड ईयर, सेम आपका 6, कोड है 6001। कभी ये 601 भी लिखा हुआ होता है। एक्ट आपका इंटरप्रिटेशन, जिसे कानूनों का निर्वचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लेलिस्ट जाकर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। आज का क्वेश्चन नंबर 7, दंड कानूनों का कठोर अर्थान्वयन, स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ पेनल स्टेटस। ठीक है, हमारा एक व्हाट्सएप पे चैनल है जिसका नाम रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। इससे आपको लॉ से रिलेटेड अपडेट, न्यूज एंड नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराए जाएंगे। एक हमारा ऐप है जिसका नाम है GR लॉ क्लासेस, वहां पर आपको लॉ से रिलेटेड चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। अभी एग्जाम चल रहे हैं, इस वजह से वहां पर अपलोड नहीं हो पा रहा है। एग्जाम के बाद आपको लॉ से रिलेटेड कंटेंट वहां प्रोवाइड कराया जाएगा। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको ब्लैक एंड ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है, केसेस लिखने हैं, डेफिनेशन लिखनी है, हेडिंग्स का अच्छे से इस्तेमाल करना है और अपनी राइटिंग पे विशेष ध्यान देना है। अगर आप इन 5 पॉइंटों पे काम करते हो तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे PDF नोट्स चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे SMS करके हमसे बात कर सकता है। आपकी एनी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके संबंधित भी हमसे SMS में करके बात कर सकते हो। और अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है, किसी दंडनीय, देख एक बात और बता देता हूं, इस क्वेश्चन को एग्जामिनर कई प्रकार से आपसे पूछ सकता है। ये नहीं है कि इसका एक ही आधार है, 3-4 प्रकार से एग्जामिनर इसे पूछ सकता है और उससे भी ज्यादा प्रकार से। लेकिन आपको अपने पॉइंटों को पकड़ के रखना है। स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। किसी दंडनीय अधिनियम के अर्थान्वयन में जो सिद्धांत लागू होगा वह यह है कि यदि संबंध उपबंध के अर्थान्वयन के अंतर्गत कोई संयुक्ति अथवा संदिग्धता उत्पन्न होती है तो वह दंड शासित व्यक्ति को पक्षता विबंधित यानी अलग करेगी। समीक्षा कीजिए, ये इंग्लिश में है, आप अपनी सुविधा अनुसार इसे देख लीजिएगा। दूसरा, इस प्रकार से एग्जामिनर रख देगा, डांडिक संविधियों की व्याख्या के लिए न्यायालय द्वारा प्रयोग किए जाने वाले नियमों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तीसरा, एग्जामिनर इस प्रकार से रख सकता है, दंड कानूनों के कठोर अर्थान्वयन से आप क्या समझते हैं, मार्गदर्शक निर्णयों की सहायता से वर्णन कीजिए। या एग्जामिनर इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपके सामने रख देगा, किया अर्थान्वयन यहां पर दंड नियम का क्या अर्थ है, कि दंड संविधि की कठोरता से व्याख्या कीजिए। क्या यह कहना सही है कि हाल के वर्षों में यह नियम अपना बल और महत्व बहुत सीमा तक हो चुका है, वर्णन कीजिए। एग्जामिनर इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को बदल बदल कर आपके सामने रख सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, दंड कानूनों का कठोर अर्थान्वयन, उसको अब मैं एक्सप्लेन करता हूं, जैसे प्रत्येक वीडियो में आपको करता हूं, जिससे कि आपकी कैचिंग पावर थोड़ी अच्छी हो जाती है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं। एक पक्ष ए होता है, एक पक्ष बी होता है। ए यानी वादी, दूसरे को प्रतिवादी कहते हैं। वादी केस करने वाला होता है, प्रतिवादी जिस पर केस किया गया होता है। ठीक है, अब ये जो वादी है, वादी अपना जब केस करेगा FIR के जरिए या कोर्ट के जरिए से, ठीक है। अब ये इसके ऊपर कोई आरोप लगाएगा, भाई FIR करी, क्यों आरोप लगाए, ठीक है। अब ये न्यायालय में गया, कौन, प्रतिवादी न्यायालय के सामने उपस्थित हुआ। न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन्होंने इन आरोपों को देखा। किन्होंने देखा, न्यायाधीशों ने देखा आरोपों को। उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई इसमें एक बार अर्थान्वयन व्याख्या करनी जरूरी है, इसे देखा जाए कि इससे संबंधित अगर केस कोर्ट में आते हैं तो उसमें किस प्रकार का निर्णय दिया जाए। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। उसके लिए इन्होंने विभिन्न विभिन्न प्रकार के विधियों को देखा, उपबंधों को देखा, पूर्व निर्णयों को देखा। और उन सब चीजों को देखने के बाद सबसे पहला जो कर्तव्य होता है न्यायाधीश का, प्रथम कर्तव्य, जिसके ऊपर FIR हुई है, मतलब जिसको आरोपी बनाया गया है, तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि आरोपी पर जो अपराध लगाया गया है, अगर इस अपराध में कहीं भी विधि के अंतर्गत
अगर जरा भी राहत है, हालांकि विधि तो ये कहती है कि न्याय दिया जाए दोनों पक्षों को देखते हुए, लेकिन यहां पर क्या है, विधि के अंतर्गत जरा भी अगर जो आरोप लगाए गए हैं उनके अंतर्गत आरोपी को जरा भी राहत मिलेगी तो वहां पर न्यायाधीश उसे राहत देंगे। वो पॉइंट आरोपी के पक्ष में जाएगा। और उसमें ये अगर होगा कि इसे छोड़ दिया जाए या इससे ज्यादा गंभीर आरोप नहीं है, आरोप तो लगा है लेकिन ज्यादा गंभीर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिवादी है, जो जिस पे आरोप लगाया गया है, तो उसे माफ भी कर दिया जाएगा, उसे छोड़ भी दिया जाएगा जमानत पे। ठीक है, तो ये था दंड कानूनों का कठोर अर्थान्वयन, मतलब कठोर तरीके से इस्तेमाल करते हुए। अब ये नहीं है लचीला प्रकार, अच्छा आरोप लगाया ऐसे चलो जेल में भेज दो, कोई बात नहीं। ठीक है, अब जब जेल में किसी व्यक्ति को भेजा जाता है तो उसके पीछे बहुत चीजें डिपेंड करती हैं, उसका परिवार, उसके बच्चे, उसका समाज, उसकी शारीरिक स्थिति, शिक्षा। ठीक है, कुछ आरोपी ऐसे होते हैं जो उनकी जो प्रकृति हो वो अपराध करने की होती है, उनको क्षमा याचना की कोशिश नहीं की जाती है, उन्हें बदलाव की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर है, विधि कहती है अगर उस विधि अगर थोड़ी भी राहत देती है उस आरोपी को कि भाई चलो इस प्रकार का अपराध करता है तो इस प्रकार का हल्का दंड देके इसे छोड़ दिया जाए, जुर्माना देके, तो ये पक्ष आरोपी के पक्ष में चला जाता है। ठीक है, तो उसे थोड़ी राहत देकर, लेकिन उस विधि का कठोरता से पालन करना। कठोरता से मतलब क्या है, अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करना, उसकी देखना, उपबंधों को, पूर्व निर्णयों को, विधि में क्या है, उन सभी चीजों को देखना कठोरता है। उम्मीद करता हूं आपको यह चीज अच्छे से समझ में आई होगी कि अगर कोई आरोपी है और उस पर कोई आरोप लगाया गया है और विधि के अंतर्गत कहीं किसी प्रकार की अगर कोई राहत होती है तो वो आरोपी के पक्ष में चली जाती है, क्योंकि विधि ही आरोपी को अगर दंड देना चाहती तो उसमें राहत ना छोड़ती। राहत छोड़ने का मतलब क्या है, क्या उद्देश्य है विधि का या विधायिका का, कि चलो इस प्रकार से कोई गलती हो गई है तो इसे थोड़ा सा रिलैक्स दिया जाए, इसे छोड़ा जाए, आगे को शायद ये सुधर जाए। अगर उसे अपराधी बनाकर दंडी देना होता तो क्या है, वहां पर राहत नहीं देती। और कठोरता से पालन करने का मतलब क्या है, सभी चीजों को बारीकी से अच्छे से देखना। आगे चलते हैं, दंड कानूनों का कठोर अर्थान्वयन। दंड कानूनों में किसी उपबंध की व्याख्या करते हुए यदि कोई युक्त संदेह है या संदिग्धता प्रतीत हो तो उसका समाधान उस व्यक्ति के पक्ष में जिसे दंड का भागी किया जा रहा हो किया जाएगा। यदि किसी दंड उपबंध का युक्त निर्वचन इस प्रकार किया जा सकता है कि दंड से बचा जा सके तो ऐसा ही किया जाना चाहिए। मतलब देखो यहां पर क्या बोला है, अगर ये लग रहा है कि वो व्यक्ति दंड से बच सकता है तो ऐसा ही किया जाना चाहिए, उस व्यक्ति को बचाया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो निवारणार्थक भी है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति प्रथम बार अपराध करता है या उसका अपराध इस प्रकार का नहीं है कि उसे कठोर सजा दी जाए, तो उसे एक मौका दिया जाता है। ठीक है, यदि किसी दंड उपबंध को दो युक्त व्याख्या हो सकती हो तो उनमें से अधिक उदार व्याख्या को ही प्रभाव में लाया जाना उचित है। एक चीज और क्लियर कर देता हूं, जैसे विधि है, अब से पहली वीडियो में मैंने आपको काफी बार बताया है, कोई विधि है, विधि के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। एक अर्थ निकल रहा है कि भाई अगर इस प्रकार का केस आए तो इसे कठोर दंड देकर जेल भेजा जाना चाहिए। ठीक है, और एक निकल रहा है कि अगर इससे थोड़ा भिन्न केस आए तो इसे थोड़ी सजा देकर, मतलब कुछ दिनों का सजा देकर या इस पे जुर्माना लगाकर या इसे बाहर से बाहर ही इसे जमानत दे देनी चाहिए। सजा छोड़ो, यहां पर जुर्माना या जमानत दे देनी चाहिए, जुर्माना लगा के जमानत दे देनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर जो न्यायाधीश है, एक है कठोर। कठोर तो ये भी रहेगा, ध्यान रखना, कठोर का मतलब होता है नियमों का सही से पालन करना। कठोर का मतलब उसमें बैत बजाना नहीं है, कठोर का मतलब है कि नियमों का कठोरता से पालन करना। एक है जेल भेजना, उसी के अंतर्गत मतलब जो अपराध उसने किया उसमें दो प्रकार के अर्थ निकल रहे हैं कि एक तो इसे जेल भेज दो, एक ये उसमें थोड़ी सी छूट है कि इस पे जुर्माना लगा के इसे जमानत पे छोड़ दो। तो न्यायाधीश इस वाले पॉइंट को, सेकंड वाले पॉइंट को अपनाएंगे। ठीक है, इसे राइट मानेंगे, इसे रॉन्ग, क्योंकि न्यायाधीश का उद्देश्य होता है विधि का पालन करते हुए समाज में
एक अच्छी व्यवस्था बनाना। अगर ये व्यक्ति अगर जेल चला जाएगा और विधि इस उपबंध करती है कि कुछ हद तक अगर छूट है तो उसे दी जाए, तो इसमें क्या है, ये व्यक्ति और ज्यादा क्रूर हो जाएगा, ठीक है, और इसका परिवार ये सब बिखर जाएंगे। तो इसे एक बार मौका दिया जाना चाहिए, इसे जमानत पे छोड़ा जाना चाहिए। आगे देखते हैं। लेकिन एक बात और बता रहा हूं, इन सभी के क्या है, अपवाद होते हैं। आगे चलते हैं। मैक्सवेल के अनुसार 4 पॉइंटों को दिया गया है। दंड कानूनों का कठोर अर्थान्वयन 4 प्रकार से स्वयं को व्यक्त करता है। नंबर 1, अपराध के सर्जन के लिए स्पष्ट भाषा की मांग। सबसे पहले तो जो अपराध की जो भाषा है उसकी स्पष्ट भाषा होनी चाहिए, मतलब उसको क्लियर किया जाना चाहिए क्या है क्या नहीं है। दूसरा, अपराध के आवश्यक तत्वों को व्यक्त करने के शब्दों के कठोर निर्वचन में। दूसरा, जो अपराध के तत्व हैं उनके संबंध में। तीसरा है, दंडित किए जाने के पूर्व कानूनी शर्तों के पत्र को पूर्ण करने में। तीसरा है, जो दंड दिया जा रहा है उस दंड को देने से पहले विधि को, कानूनी पत्रों को अच्छे से देखा जाना चाहिए। फोर्थ है, आपराधिक प्रक्रिया एवं अधिकारिता संबंधी तकनीकी उपबंधों के कठोर पालन पर जोर देने में। ठीक है, जो आपराधिक प्रक्रिया है उसके जो उपबंध हैं, उपबंधों के कठोर पालन में। उपबंधों के कठोर पालन का मतलब ये नहीं है कि उसे जेल भेजा जाए, कठोर पालन ये नहीं है। कठोर उपबंधों का पालन के मतलब है जो विधि है उसे बारीकी से देखा जाए, उसके पूर्व निर्णयों को, कॉमन लॉ को, इतिहास को, सबको खंगाला जाए अगर जरूरत पड़ रही है तो। और वहां अगर जरा भी राहत है तो उसे जमानत पे छोड़ा जाना चाहिए, यानी अपराधी के पक्ष में कुछ चीजें जानी चाहिए। जब तक कि किसी कानून की भाषा किसी कार्य को स्पष्ट रूप से अपराध नहीं कहती है, मतलब अपराध तो है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं कहती है, उसमें कुछ अपवाद कहकर उसे एक मतलब कुछ पॉइंट दे देती है कि अगर इस प्रकार से अपराध है तो उसे इस प्रकार की राहत हो, इस प्रकार से अपराध है तो इस प्रकार की राहत हो। तो उसमें क्या है, अपवाद है, राहत है। तो जब तक कि कानून की भाषा किसी कार्य को स्पष्ट रूप से अपराध नहीं कहती है, मतलब उसमें अपवाद हैं, स्पष्ट नहीं है, तब तक उस कार्य को अपराध नहीं माना जाएगा। किसी कार्य या लोप जिसके अपराध माना गया है में प्रयोग किए गए शब्दों में यदि संदिग्धता हो जिससे ऐसा प्रतीत हो कि वह कार्य या लोप उस कानून की भाषा के अंतर्गत अपराध हो भी सकता है और नहीं भी, तो ऐसी संदिग्धता को अभियुक्त के पक्ष में निर्णित किया जाएगा। अब यहां पर बात आ रही है, कोई पॉइंट ऐसा है, कोई अपराध ऐसा है या कोई विधि ऐसी है, ठीक है, वो ये कह रही है कि जो अपराधी है उस पर पूर्ण रूप से इस चीज का स्पष्ट नहीं हुआ है कि वो अपराधी है अभी या नहीं, अपराधी है या नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये अपराधी के पक्ष में जाएगा और उसे नहीं मानकर उसे जमानत पे या राहत पे छोड़ा जाएगा। न्यायालय किसी व्यक्ति को, और दूसरी बात, अगर किसी विधि के अंतर्गत, देखो काफी बार बोला है फिर मैं बता रहा हूं, अगर विधि के अंतर्गत हाँ या ना में कोई बात चल रही है, हो भी अपराधी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसे दंड दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता, ठीक है, इसे सजा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो ऐसे कंफ्यूजन में उसे राहत वाला पॉइंट सही रहेगा और वही अपराधी को दिया जाएगा। न्यायालय किसी व्यक्ति को तभी दंडित करेगा जब मामले की परिस्थितियां स्पष्ट रूप में विधि में प्रयोग किए गए शब्दों के अंतर्गत आती हो। न्यायालय किसी व्यक्ति को तभी दंडित करेगा या उसे जेल भेजेगा या उस पर जुर्माना लगाएगा, अगर जुर्माने से संबंधित केस है तो तभी जुर्माना लगाएगा जब संपूर्ण तथ्यों से, विधियों को देखने के बाद, पूर्व निर्णयों को देखने के बाद, उपबंधों को निर्वचन अर्थान्वयन करने के बाद यह पता चले कि हाँ भाई ये वास्तव में ही दोषी है और विधि भी इसे दोषी साबित करती है और वहां पर किसी प्रकार की राहत नहीं है, तभी उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। ऐसे विधान जो दंडित करने के संदर्भ में अधिकारिता तथा प्रक्रिया में संबंधित हो उन्हें कठोर रूप से अर्थान्वित किया जाएगा। जहां पर किसी दंड कानून में उस कानून द्वारा कुछ प्रक्रिया संबंधी अपेक्षाएं निर्धारित की गई हो तो अभियुक्त को दंडित करने से पूर्व न्यायालय यह देखने को बाध्य है कि सभी अपेक्षाएं पूर्ण की गई हैं या नहीं।
मतलब न्यायालय क्या है, जब हम किसी के तथ्यों को, सबूतों को, गवाहों को देखने के पश्चात जब हम निर्णय पर, जजमेंट पे आते हैं, तो एक नजर उस अपराधी की तरफ भी मारी जाती है कि क्या विधि के अंतर्गत या इन सबूतों या तथ्यों में कहीं कोई ऐसा पॉइंट निकल रहा है कि जिससे इसको बचाया जा सकता हो, क्योंकि इसका जो अपराध है इस प्रकृति का नहीं है, तो उसे देखा जाएगा। इन परिस्थितियों में किसी शंका का निवारण अभियुक्त के पक्ष में ही होगा। अगर न्यायाधीश को किसी भी प्रकार की उस विधि में या सबूतों में, तथ्यों में शंका उत्पन्न हो जाती है, तो वो अपराधी के पक्ष में चला जाएगा, क्योंकि शंका के बाद अगर फिर भी उसे दंडित किया जाए या जेल भेजा जाए और बाद में पता चले कि यार ये तो अपराधी नहीं है, तो वो क्या है, बहुत एक चिंता का विषय होगा। तो इसलिए शंका अगर उत्पन्न हो रही है तो अपराधी के यानी अभियुक्त के पक्ष में चीजें जाएंगी। अधिक लाभ मिले कि उसे किसी तकनीकी आधार पर छोड़ दिया जाना चाहिए, तो न्यायालय उसको बगैर दंडित किए ही दोष मुक्त कर देगा। दंड उपबंधों को किन्हीं विशिष्ट मामलों या परिस्थितियों में भी आशय या निहितार्थ के आधार पर विस्तारित नहीं किया जा सकता। ऐसी कोई अवधारणा नहीं हो सकती कि किसी अपराध को आणविक रूप से किया गया है। दंड कानूनों का प्रभाव सामान्यतः भविष्यलक्षी होता है। आप अपराध को सिर्फ यही मत सोचना कि अपराध वही अपराध होते हैं जिसमें हत्या, हत्या, अपहरण, बलात्संग, ठीक है, लड़ाई, यही अपराध नहीं होते। अपराध और भी होते हैं, जैसे टैक्स की चोरी, बिजली चोरी, ठीक है, और तुम्हारे मोटर वाहन से संबंधित मामले, तुम्हारे चेक से संबंधित मामले, या अन्य चीजें भी इसमें शामिल होती हैं, और जैसे भूमि से संबंधित मामले, छोटी मोटी छुट्ट की घर की लड़ाई, पारिवारिक मामले, ठीक है, ऐसी चीजें, ये भी अपराध की सिरे मतलब आते तो विधि के उल्लंघन में ही है। तो ऐसी चीजों में व्यक्ति को थोड़ी राहत दे दी जाती है। राहत तो यहां पर भी मिलती है, लेकिन तब मिलती है तब तक ये बेकार हो चुके होते हैं जेल के अंदर रहकर, ठीक है। आप ये मत कहना कि सर आपने बताया था कि अगर विधि ऐसे कहती है, ऐसे कहती है, तो आपको बाहर से बाहर छोड़ दिया जाएगा। तो सर हम तो मर्डर कर रहे हैं किसी का, हम तो अपहरण कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में तो आप लंबे नाप दिए जाओगे, आपको छोड़ने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो ये गुंजाइश कहाँ पे है, जैसे पारिवारिक, भूमि से संबंधित कोई छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हो गया, भाई भूमि तो ऐसी चीज है सभी अपना हक में लेना चाहते हैं। टैक्स, बिजली, मोटर वाहन, दुर्घटना, चेक, अन्य ये छोटे मोटे जो मामले होते हैं, इनसे संबंधित में राहत दी जाती है, ठीक है। और भी चलते हैं। सेक्सरिया सूती मिल लिमिटेड कंपनी बनाम बंबई राज्य, इसमें आवश्यक प्रदाय अधिनियम 1946 के अंतर्गत एक अधिसूचना जारी की गई। इसके अनुसार प्रत्येक उत्पादक को अपने लेन देन का और सत्य और यथार्थ विवरण देना आवश्यक था। मतलब अगर कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो उसे अपनी लेन देन का, व्यापारी है तो अपनी जो लेन देन है उसका सहीते सत्यता से विवरण देना था, तथा सुपुर्दगी का अर्थ वास्तविक भौतिक सुपुर्दगी से था। अपीलार्थी ने कुछ गठरियां किसी क्रेता को विक्रय की जिसने अपीलार्थी के साथ किसी विवाद के कारण सुपुर्दगी नहीं ली। मतलब कोई क्रेता था, बेचने वाला, और एक विक्रेता। ये क्रेता गठरियां लेने वाला, और भाई विक्रेता यानी बेचने वाला, ठीक है। इस व्यक्ति ने इसको कुछ गठरियां बेची, लेकिन ये विवाद हो गया इन दोनों में, क्रेता और विक्रेता में। तो उसकी वजह से इस व्यक्ति ने, जो एक क्रेता था, इसने इन गठरियों को नहीं लिया, विवाद के कारण सुपुर्दगी नहीं ली, और अपने अभिकर्ता को आदेश दिया कि समझौता होने तक उन्हें गोदाम में रखवा दें। अपीलार्थी ने अपनी विवरणी में उन गठरियों को परिदत्त रूप से प्रविष्ट कर लिया।
उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को वास्तविक भौतिक सुपुर्दगी न देने के आरोप से दंडित किया। उसकी अपील को अस्वीकार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी दंड विधान के दो युक्त अर्थ निकलने से उस अर्थ को जो अभियुक्त के लिए लाभप्रद हो स्वीकार किया जाना चाहिए। यह अभिनिर्धारित किया गया कि क्योंकि वस्तुओं की सुपुर्दगी अभिकर्ता को कर दी गई थी, अतः अधिनियम के अंतर्गत सभी अपेक्षाएं भाषा के बिना विकृत किए हुए पूर्ण कर ली गई थी। तो इसमें क्या था, जो क्रेता है उसने सुपुर्दगी नहीं ली और किसी को ऑर्डर दिया कि भाई इन गठरियाओं को तब तक किसी गोदाम में बंद कर दिया जाए जब तक हमारा विवाद समाप्त नहीं होता है। अब न्यायालय में ये बात गई, तो जो विक्रेता है, विक्रेता कौन था, अपीलार्थी था, कि भाई इन्होंने अपना माल नहीं उठाया है और मेरे पैसे इन्होंने वापस नहीं दिए हैं, मुझे वापस दिलवाया जाए। तो न्यायालय ने क्या बोला कि भाई इसमें आरोपी आप खुद ही हो, हम आपकी याचिका को खारिज कर रहे हैं क्योंकि आपने उसे भौतिक जो उपस्थिति है गठरियों की वो उसे नहीं दी, भौतिक सुपुर्दगी उसे नहीं की है। वास्तव में तो आपका क्रय विक्रय तब माना जाता जब आप उस वस्तु को, गठरियों को उसके हाथ में सुपुर्द कर देते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है तो आपकी ये याचिका खारिज की जाती है। ठीक है, अब इसमें दूसरा एक पॉइंट और निकल के आया, उच्चतम न्यायालय का मामला आया। तो उच्चतम न्यायालय ने बोला कि इसने तो अपीलार्थी ने तो अपनी गठरियों को बेच दिया था, विवाद के कारण खुद क्रेता उसे खरीद कर मतलब उठाकर नहीं लेके गया था, तो यहां पर अपीलार्थी जो है उससे हक मांगने का अधिकारी है। ठीक है, तो यहां पर दो पॉइंट निकल के आ रहे थे। एक पॉइंट तो ये था कि इसने वास्तविक भौतिक सुपुर्दगी नहीं दी थी, दूसरा ये था कि हाँ भाई वास्तव में जो क्रेता है उसकी गलती है, उसने अपना अधिकार नहीं जमाया यहाँ पे। तो याचिकाकर्ता के लिए दो पॉइंट निकल के आ रहे थे कि एक तो आपने भौतिक सुपुर्दगी नहीं दी और दूसरा ये निकल के आ रहा था कि आपका जो लेन देन है उसके अंतर्गत आपने तो अपना काम कर दिया था, आपने तो उसे बेच दिया था। इसी प्रकार से यहाँ पर दो पॉइंट निकल के आ रहे थे क्रेता के लिए। क्रेता के लिए क्या पॉइंट आ रहे थे कि आपने जब वस्तु को खरीद लिया था तो वो आपके अधिकार में आ गई थी और आपने अपने अभिकर्ता के जरिए से उसे गोदाम में भी रखवा दिया था। तो इसके लिए क्या था, इसने बोला कि भाई मैंने तो उसको अभिकर्ता के जरिए से गोदाम में पैक करवा दिया था, जैसे विवाद बंद होगा मैं उठा के ले जाऊंगा। ठीक है, लेकिन इन्हीं को ज्यादा जल्दी मच रही थी तो इन्हें अपील कर दी। तो न्यायालय ने क्या बोला, ये चाहता है इसका माल उठ जाए और ये चाहता है कि ये केस खत्म हो जाए, मैं अपना माल उठा के ले जाऊं, विवाद खत्म। तो न्यायालय ने बोला कि आप यहां से अपना माल लेके जा सकते हो और वो पक्ष किसके गया, अभियुक्त के। ठीक है, तो यहां में क्या थी, राहत थी। तो जहां पर मैंने बोला था अगर जरा भी कहीं राहत है या कोई पॉइंट ऐसा निकलता है कि इनका विवाद समाप्त हो जाए या अपराधी यानी जो अभियुक्त है उसके पक्ष में, जो क्रेता है उसके पक्ष में बात जा रही है तो वो उसके पक्ष में चली जाए। तो ये क्या था, अपीलार्थी के तो दो ही उद्देश्य थे, या तो वो अपना माल उठा के ले जाए, मेरे पैसे दे दे, या मुझे उससे समाधान करवाओ। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था कि जो विवाद हुआ है वो समाप्त हो जाए हमारा, या मनमुटाव वो खत्म हो जाए, नहीं तो हमने गोदाम में उसे इकट्ठा करवा ही दिया है। तो यहाँ पर न्यायालय का सीधा सिद्धांत था भाई इनका विवाद भी खत्म हो रहा है और ये एक दूसरे को माल देना और लेना भी चाह रहे हैं, तो वो ऑर्डर कर दिया गया किसके पक्ष में, क्रेता के पक्ष में, कि इसे किसी प्रकार का दंड ना दिया जाए और ये सही है और ये अपना माल उठाकर यहाँ से ले जाएगा। इसी प्रकार से एक केस और था, मोती भाई बनाम आर प्रसाद। इसमें उच्चतम न्यायालय ने इस आधार पर समापहरण से संबंधित एक दंड उपबंध का अर्थ विस्तृत करने से मना कर दिया कि दंड विधान में प्रयोग किए गए शब्दों को उनमें जबरदस्ती जोड़कर पढ़ने के आधार पर दंड कानून के क्षेत्र को विस्तारित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से एक केस और था, बहुत ही पॉपुलर केस है, चीनू भाई बनाम राज्य। इसमें किसी कारखाने की एक मशीन से निकलती हुई विषैली गैस के रिसाव को रोकने के लिए कुछ कर्मचारी कारखाने के परिसर में एक गड्ढे में उतरे। कोई कंपनी थी, कोई कारखाना था। ठीक है, कारखाना, कंपनी नहीं थी, कारखाना। कारखाना और कंपनी में तो बहुत अंतर होता है। क्या था, कारखाना। कारखाने के अंदर कोई विषैली जो गैस थी वो जो है रिसने लगी। ठीक है, इसको सही करने के लिए कुछ कर्मचारी
एक गड्ढे में गए, गड्ढे में गैस रिस रही थी, तो उसके बचा मतलब उसे सही करने के लिए उस गड्ढे में उतरे। ठीक है, सांस द्वारा उनके शरीर में उस गैस के प्रवेश के कारण उनमें से कुछ की मृत्यु हो गई। जब वो गड्ढे में उतरे थे तो वो सांस लेने में असमर्थ हो रहे थे, तो सांस के साथ साथ जो वो गैस थी उनके अंदर चली गई और उनकी क्या है, कुछ वर्करों की वहां पर मृत्यु हो गई। कारखाने के निरीक्षक ने निरीक्षण के दौरान यह पाया कि कारखाने में जीवन संचार उपकरण, पट्टे एवं रस्सियां नहीं थी, जो कारखाना अधिनियम की धारा 4 के विरुद्ध था। कोई भी कारखाना या कंपनी का निर्माण होता है तो वहां पर हिदायत दी जाती है, रूल्स लगाए जाते हैं कि आप सेफ्टी के सभी सामान अपने पास रखोगे। ठीक है, लेकिन वहां पे क्या था, सेफ्टी के सामान नहीं थे, उसके बावजूद भी उन लोगों को गड्ढे में उतारा गया था। और उससे पहले भी इस प्रकार के कार्य उस कारखाने में किए जा रहे थे, जो एक उपयुक्त उपकरण के ना होने के बावजूद किए जा रहे थे। मतलब उपकरण ऐसे होते जिससे बचाव कार्य किया जा सके, लेकिन ऐसे उपकरण नहीं थे, फिर भी इस प्रकार के कार्य उस कारखाने में हो रहे थे। प्रश्न यह था कि क्या नियोक्ता ने अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन किया, जिसके अनुसार कारखाने में किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी जिसमें खतरनाक गैस उपस्थित होने की संभावना हो। क्या उसमें नियोक्ता की गलती थी कि उसे जानबूझकर के इसके अंदर जहरीली गैस है, फिर भी उसने वर्करों को उसके अंदर उतारा उसे ठीक करने के लिए। उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित करते हुए कि इस अधिनियमिति की प्रकृति दंडिक होने के कारण इसे कठोर रूप से अर्थान्वित किया जाना चाहिए। मतलब इसकी जो प्रकृति है, इस प्रकार का जो इसने कृत्य किया है, ये बहुत ही कठोर है, कठोर दंड से दिया जाना चाहिए और ये अर्थान्वित किया जाना चाहिए कि उसे दंड दिया जाए। ठीक है, यह कहा गया कि धारा 3 नियोक्ता पर कोई कठोर दायित्व आरोप। तो उच्चतम न्यायालय ने, देखो इस पॉइंट को ना अच्छे से समझना, उच्चतम न्यायालय ने बोला कि उसकी गलती थी, उसे कठोर दंड दिया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन सेक्शन 3 के द्वारा लेकिन सेक्शन 3 क्या कहता है, जिस प्रकार से अपवाद होते हैं। विधि तो ये कहती है कि भाई उसे दंड दिया जाए। ठीक है, लेकिन मैंने जो बोला था, विधि दो प्रकार से, दो मुखी भी हो सकती है। कुछ परसेंटेज कह रही है कि हाँ दंड दिया जाए, हाँ, और कुछ कह रही है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या है, तो वो उस पक्ष में जाएगी जिससे उस गलती करने वाले का बचाव हो सके। मैंने पहले बताया था, जो गलती करने वाला है, जो अपराधी व्यक्ति है, उसके बचाव में उसके पक्ष में जाएगी। अगर कुछ परसेंटेज भी अगर बचाव के साधन या विधि के अंतर्गत उपबंध हैं तो यहां पर उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित करते हुए कहा कि इस अधिनियम की प्रवृत्ति दंडिक होने के कारण इसे कठोर रूप से अर्थान्वित किया जाना चाहिए। मतलब बारीकी से देखा जाना चाहिए और उस व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां की धारा 3 नियोक्ता पर कोई कठोर दायित्व अधिरोपित नहीं करती कि वे ऐसे स्थान पर जहां खतरनाक गैस उपस्थित रहने की संभावना हो। लेकिन यह भी कहती है सेक्शन 3 कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसे कृत्य में किसी को नहीं फंसाता है जिससे उसकी यह मंशा थी कि यह व्यक्ति मर जाए, उसका तो नियोक्ता का यही प्रयास था, कंपनी का जो कारखाने का जो कार्य करता था, उसका यह प्रयास था कि गैस को जल्दी से बंद किया जाए जिससे कोई बड़ी दुर्घटना न हो जाए। ठीक है, लेकिन उसके पास सेफ्टी के साधन नहीं थे, उसकी इतनी भी गलती थी। गलती कैसी थी, 50-50%। अगर कहीं बचाव के अगर 10% भी चांस है, अगर 1% भी चांस है, तो वो अपराधी के पक्ष में जाना चाहिए। अगर चांस 1% भी है तो विधि के अंतर्गत या तो विधि उसे चांस दे ही ना, तो 1% या जो भी परसेंटेज हो वो चांस दे रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो अपराधी को एक बार राहत देना चाहती है। ठीक है, तो ऐसे स्थान पर जहां खतरनाक गैस उपस्थित रहने की संभावना हो, व्यक्तियों को जाने से रोके केवल इस तथ्य से कि कुछ कर्मचारी गड्ढे के अंतर्गत गए। ठीक है, यह साबित नहीं होता कि नियोक्ता ने उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी। पहले अभियोजन को यह साबित करना पड़ेगा और उसके पश्चात ही प्रतिरक्षा की कोई बात आती है, चूंकि अभियोजन अपने कर्तव्य में विफल रहा, अतः नियोक्ता को दोषी नहीं
ठहराया जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि उस नियोक्ता ने, जो मतलब कारखाने का कार्य करता था, उसने जबरदस्ती उन्हें भेजा था। पहली बार तो आप उसे साबित करो कि उसने जबरदस्ती भेजा है। दूसरा, आप उसके ये कह रहे हो उसके पास उपकरण नहीं थे, तो ये साबित करो। यानी पहले उसे दोषी साबित करो। भाई ये नहीं है आपने आज एफआईआर की, आपने याचिका दायर की और उसी दिन उसको जेल भेज दिया जाए, नहीं। उसमें कुछ राहत भी हो सकती है, उसमें कुछ छूट भी हो सकती है। बाद में पता चले कि भाई ये व्यक्ति दोषी नहीं था, इसने तो और सब लोगों की जान बचाने के लिए जल्दी से उस पर कार्य किया था। तो ऐसी स्थिति में अगर 1% भी चांस है ऐसे व्यक्ति को राहत के, तो उसे दिए जाने चाहिए। तो यही पॉइंट था इसमें। कानूनों का कठोर अर्थान्वयन। कानूनों का कठोर अर्थान्वयन का मतलब ये नहीं था कि किसी व्यक्ति को कठोर दंड दिया जाए। कठोर अर्थान्वयन का मतलब है कठोर जो दंड दिए जाने वाले हैं उन विधियों का अच्छे से बारीकी से अध्ययन किया जाए। कहीं अगर बचाव है तो वो उसको अपराधी अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं पॉइंट आपको समझ में आया होगा, समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट वीडियो आपकी बहुत जल्दी अपलोड होने वाली है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।